Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 24.2 राइज ऑफ द टोटलिटारियन रिजीम्स। एक दलीय शासन प्रणालियों का उदय किस तरह से हुआ, आइए वो देखते हैं। द इमीडिएट पोस्ट वॉर ईयर्स वर फुल ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के लगभग सभी राष्ट्रों के लिए युद्ध के तत्काल बाद का समय समस्याओं से भरा हुआ था। These included reorganization of the economy, resettlement of the survivors of war, and growing unemployment. इनमें अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना, युद्ध से बचे हुए लोगों का पुनर्स्थापन करना और बढ़ती बेरोजगारी शामिल थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। The working class in many countries tried to organize socialist revolutions on the Soviet pattern, but they were ruthlessly suppressed. कई राष्ट्रों के श्रमिक वर्गों ने सोवियत नमूने पर समाजवादी क्रांतियां लाने की कोशिश की, लेकिन निर्दयता से उनको दबा दिया गया। In their place, strong anti-democratic movements arose in Hungary, Poland, Italy, Portugal, Germany, and Spain, which can generally be termed as fascist. उनके स्थान पर हंगरी, पोलैंड, इटली, पुर्तगाल, जर्मनी और स्पेन में शक्तिशाली प्रजातंत्र विरोधी आंदोलनों का उदय हुआ, जिन्हें सामान्य तौर पर फैसिस्ट का नाम दिया गया। एमर्जेंस ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली में फैसिस्टवाद का आविर्भाव किस तरह से इमर्जेंस हुआ, ये उसके बारे में देखते हैं। द टर्म फैसिज्म इज ऑफ द Italy origin and was first used for the movement started by Benito Mussolini in Italy. The fascists adopted as their symbol the fasces, or a bundle of rods, which represented state power. The main feature of these movements were oppositions to democracy and socialism, establishment of dictatorial rule, extreme nationalism and militarism. फैसिस्ट शब्द इटली मूल का है और इसका पहली बार उपयोग इटली में बेनेटो मुसोलिनी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन के लिए किया गया था। फैसिस्टवादियों ने अपने चिन्ह के रूप में कुल्हाड़ी, हत्था अथवा घोड़ों अछड़ों का गट्ठा अपनाया था, जो राष्ट्र शक्ति को प्रस्तुत करता था। इन आंदोलनों की मुख्य विशेषताएं प्रजातंत्र और समाजवाद का विरोध करना और तानाशाही शासन, उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की स्थापना थी। Mussolini made eloquent speeches about the glory of ancient Roman Empire and urged people to restore Italy's honor. मुसोलिनी ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव के बारे में भावपूर्ण भाषण दिए तथा लोगों से इटली के सम्मान को पुनर्स्थापित करने का आह्वान किया। Many ex-soldiers, after listening to his speeches, joined his armed gang, which was a private army called Black Shirts. इसके भाषण सुनने के बाद कई भूतपूर्व सैनिक इसके सैन्य दल में शामिल हो गए, जो एक निजी सेना थी जिसे ब्लैक शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। Mussolini used these gangs to break up strikes and to spread terror among the socialists and communists. The ruling classes of Italy did not curb their action because they also wanted to prevent a socialist revolution. मुसोलिनी इन दलों के उपयोग से हड़ताल समाप्त करने और समाजवादियों एवं साम्यवादियों में आतंक फैलाने के लिए करता था। इटली के शासक वर्ग भी कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे भी समाजवादी क्रांति को समाप्त करना चाहते थे।
आगे देखिए। In 1921, Mussolini set up the National Fascist Party. In October next year, he sent 30,000 of his black shirts in a march on Rome. सन 1921 में मुसोलिनी ने राष्ट्र फैसिस्ट पार्टी गठित की। अगले वर्ष अक्टूबर में इसने अपनी ब्लैक शर्ट सेना के 30,000 जवानों को रोम में मार्च के लिए भेजा। द गवर्नमेंट सरेंडर्ड विदाउट अ फाइट एंड द किंग आस्क्ड मुसोलिनी टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट। सरकार ने कोई लड़ाई किए बिना समर्पण कर दिया तथा राजा ने मुसोलिनी को नई सरकार बनाने के लिए कहा। By 1928, Mussolini had destroyed all parliamentary opposition and had begun to rule as a dictator. अब देखिए, सन 1928 तक मुसोलिनी ने सभी संसदीय विरोधियों को समाप्त कर दिया था तथा एक तानाशाह के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। All non-fascist parties were banned. सभी गैर फासिस्टवादी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। He used imprisonment, torture, and organized killing to suppress the socialist and the communist. वह जेल में यातनाएं देता और सुनियोजित ढंग से हत्याएं करता ताकि समाजवादी और साम्यवादियों का दमन किया जा सके। उसने आगे देखिए। He set up the fascist Grand Council and took the title of Second Deuce of the leader. He tried to make Italy a great power by advocating a policy of war and expansion. अब देखिए, उसने फैसिस्ट ग्रैंड काउंसिल की स्थापना की तथा द्वितीय ड्यूस का पदवी हासिल की। उसने युद्ध और विस्तार की नीति का समर्थन करके इटली को महाशक्ति बनाने का प्रयास किया। हिटलर एंड नाजी जर्मनी। हिटलर और नाजी जर्मनी, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। You already know about the humiliating defeat of Germany and the downfall of its monarchy. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो जानते हैं कि जर्मनी की अपमानजनक हार हुई थी, पराजय हुआ था और इसके राजतंत्र के पतन के बारे में हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। In 1919, a republican form of government was established under a new constitution, which provided for a president, a chancellor, and an elected parliament. सन 1919 ईस्वी में नए संविधान के अंतर्गत गणराज्य सरकार की स्थापना की गई, जिसमें राष्ट्रपति, चांसलर और चुनी गई संसद का प्रावधान किया गया था। During the World War, Adolf Hitler had been a soldier in the German army and had fought bravely for 4 years, winning an Iron Cross. अब देखिए, बोल रहा है इस विश्व युद्ध में अडोल्फ हिटलर जर्मन सेना में क्रॉस का विजेता था। Disappointed at Germany's defeat, he now decided to join politics. जर्मनी की हार से निराश होकर उसने राजनीति में भाग लेने का निर्णय किया। In 1921, Hitler's powerful speeches and his organizational skills made him the leader of the National Socialist German Workers' Party, in short, the Nazi Party. Like fascist, it had its own army called the Stormtroopers or the Brown Shirts. By 1930, the Brown Shirts number about 1 lakh men. अब देखिए, बोल रहा है सन 1921 में हिटलर के शक्तिशाली भाषणों और उसके संगठनात्मक कौशलों ने उसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी संक्षिप्त में नाजी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। फासिस्टवाद की तरह इसकी भी स्टॉर्म ट्रूप्स अथवा ब्राउन शर्ट्स नाम की अपनी सेना थी।
सन 1930 तक ब्राउन शर्ट्स में लोगों की संख्या लगभग 1 लाख तक हो गई थी। After the fascists captured power in Italy, Corporal Adolf Hitler made a similar attempt in Germany in 1923. The attempt failed and Hitler was jailed. While in jail, Hitler wrote his book Mein Kampf, My Struggle, in which he set out his plans to create the most barbaric dictatorship of modern times. इटली में फासिस्टवाद द्वारा सत्ता हथियाने के बाद कॉर्पोरल एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में सन 1923 में ऐसा ही प्रयास किया था। यह प्रयास असफल रहा तथा हिटलर को जेल हो गई। जब हिटलर जेल में था तो उसने अपनी पुस्तक मैन कैंप मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उसने आधुनिक काल की अत्यधिक बर्बर तानाशाही सृजित करने के संबंध में अपनी योजनाओं का खुलासा किया था। The aim of Nazis' policy was to wipe out the humiliation of Versailles and to make Germany powerful and feared in the world. अब देखिए, नाजी नीतियों का उद्देश्य वर्साय के अपमान के का प्रतिकार करना और जर्मनी को शक्तिशाली बनाना तथा विश्व को भयभीत करना था। The Nazis were similar to fascism in their opposition to democracy, civil liberties, and socialism. They used brutal force to crush any opposition. अब देखिए, नाजी फासिस्टवादियों के समान प्रजातंत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं तथा समाजवाद के विरोधी थे। वे किसी भी विरोध को समाप्त करने के लिए निर्दयता से बल का उपयोग करते थे। Hitler put the blame for Germany's defeat in war on the Jews, so extermination of the Jewish race became an important feature of Nazism. हिटलर ने युद्ध में जर्मनी की पराजय के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया, इसलिए यहूदी जाति का विध्वंस करना नाजीवाद की मुख्य विशेषता बन गई। He believed in the purity and superiority of the German race, calling them pure blood Aryans, and wanted the union of Germans to create a greater Germany. वह जर्मन जाति की शुद्धता और श्रेष्ठता में विश्वास रखता था और उन्हें आर्यों का शुद्ध वंशज कहता था तथा विशाल जर्मनी का सृजन करने के लिए सभी जर्मन वासियों में एकता बनाए रखना चाहता था। A very large section of the people were marked by the Nazis' politics. They appealed to the national pride of Germans and gained support for Nazi politics. लोगों का बहुत बड़ा वर्ग नाजी राजनीति से प्रभावित था। उन्होंने जर्मन के लोगों से राष्ट्रीय गौरव की अपील की तथा नाजी राजनीति के लिए सहायता प्राप्त की। The 1936 Olympics were held in Berlin. Hitler wanted to use the games to prove his theory of Aryan racial superiority, but his attempt failed as the most popular hero of the games was an Afro-American sprinter, Jesse Owens. सन 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे। हिटलर आर्य जाति की श्रेष्ठता के अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन खेलों का उपयोग करना चाहता था, परंतु उसका प्रयास असफल रहा क्योंकि इन खेलों का अत्यधिक लोकप्रिय नायक अफ्रीका अमेरिकन स्प्रिंटर जेसी ओवेम्स था। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट of the 1930s helped in Hitler's rise to power. सन 1930 के आर्थिक विकास ने सत्ता में आने के लिए हिटलर की सहायता की। A severe depression in hit America and Europe. कड़ी मंदी ने अमेरिका एवं यूरोप पर आघात किया। As a result, almost 8 million workers in Germany became unemployed. जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में लगभग 8 मिलियन
कामगार बेरोजगार हो गए। द नाजी पार्टी नाउ बिगेन टू स्प्रेड इट्स इन्फ्लुएंस। नाजी पार्टी ने अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट फेल्ड टू यूनाइट अगेंस्ट द नाजीज। साम्यवादी और समाजवादी नाजियों के विरुद्ध संगठित होने में असफल रहे। Consequently, the Nazi Party, which had won only 12 seats in the parliament in 1928, became the single largest party in 1932. President Hindenburg appointed Hitler as the chancellor and asked him to form the new government. अब देखिए इसका फल ये हुआ। परिणाम स्वरूप सन 1928 में संसद की केवल 12 सीटें जीतने वाले नाजी पार्टी सन 1932 में अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन गई। राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर नियुक्त किया था तथा उसे नई सरकार बनाने के लिए कहा। Soon after coming to power, Hitler unleashed a reign of terror. All democratic principles were put aside. अब देखिए सत्ता में आने के तत्काल बाद हिटलर ने आतंक के आधिपत्य को परिवर्तित कर दिया। सभी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को रद्द कर दिया गया। In February 1933, the Nazis set the parliament building on fire and put the blame on socialist and communist. फरवरी 1933 में नाजियों ने संसद भवन पर आग लगा दी और इसका दोष समाजवादियों और साम्यवादियों पर लगा दिया। Over 60,000 people were imprisoned or sent to concentration camps. लगभग 60,000 से अधिक व्यक्तियों को जेल में अथवा नज़रबंदी शिविरों में डाल दिया गया। By mid-1933, all political parties other than the Nazi Party were banned. 1933 के मध्य तक आते आते नाजी पार्टियों को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। Following Hindenburg's death on August 2, 1934, Hitler became the president of Germany. 2 अगस्त 1934 को हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। An organized campaign for the total extermination of the Jews was launched. यहूदियों के संपूर्ण विध्वंस के लिए संगठित अभियान चलाया गया। Simultaneously, a program of militarization was introduced. The victory of Nazism brought the world close to war. इसके साथ साथ सैन्यकरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। नाजीवाद की विजय ने विश्व युद्ध को और नज़दीक ला खड़ा किया था। Hitler was so ruthless that he ordered the killings of hundreds of stormtroopers who had helped in his rise to power in one night. In June 30, 1934 is known as the Night of Long Knives. हिटलर इतना अधिक विदेशी था कि उसने उसको सत्ता में आने में सहायता देने वाले स्टॉर्म ट्रूप्स के सैकड़ों लोगों की एक रात में ही हत्या करने का आदेश दे दिया। 30 जून सन 1934 का दिन नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स के रूप में जाना जाता है। मिलिट्री फैसिज्म इन जापान। जापान में सैन्य फासिस्टवाद। जापान had been the only country in Asia to escape colonization. जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जो उपनिवेशवाद से बचा हुआ था। By the end of the 19th century, Japan's expansionist policy led her to a war with China. 19वीं शताब्दी की समाप्ति पर जापान की विस्तारवादी नीति के कारण चीन से उसका युद्ध हुआ। The defeat of China enabled Japan to gain a foothold in the country. In 1905, Japan defeated Russia in war and took over Manchuria, the Russian sphere of influence in China.
This was the first instance as of an ancient country defeating a mighty European nation in war. Later, Japan also annexed Korea. अब देखिए, चीन की हार होने से जापान इस देश में अपने पांव जमाने में समर्थ हो गया। जापान ने युद्ध में रूस को हराकर चीन में रूस के अधिकार वाले क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। यह पहली घटना थी कि एशिया के किसी देश ने यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र को युद्ध में पराजित किया था। बाद में जापान ने कोरिया को भी जीत लिया। आगे देखिए, द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर gave her a chance to acquire Germany's possession in China and some German held islands in the Pacific. प्रथम विश्व युद्ध के प्रादुर्भाव से इसे चीन में जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों और प्रशांत में जर्मनी के कब्जे वाले द्वीपों को अधिग्रहण करने का अवसर मिला। आफ्टर द वॉर द लीग गेव हर द मैंडेट ओवर द आइलैंड। युद्ध के बाद संघ ने इसे द्वीपों का अधिदेश दे दिया। By this time, Japan's military had become a dominating force in society. इस समय तक जापान की सेना विश्व में सर्वोच्च सेना बन गई थी। It destroyed democracy within the country and advocate of extreme nationalism and expansionism. इसने देश के भीतर प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया था और उग्र राष्ट्रवाद और विस्तारवाद का समर्थन किया। In less than 50 years, Japan changed from a peaceful country to an aggressive military power. अब देखिए, 50 वर्षों से कम की अवधि में जापान शांतिप्रिय राष्ट्र से आक्रामक सैन्य शक्ति में परिवर्तित हो गया। During 1930s, she was to establish close relations with the fascist government of Germany and Italy for another redivision of the world. अब देखिए, 1930 तक इसे जर्मनी और इटली की फासिस्टवाद सरकारों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पड़े थे और जो दुनिया है उसका वापस से विभाजन की बात होने लगी थी।